गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद गौतम आज आपको इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैं आपको बताऊं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी इसके मेथड्स हैं और अपन इसके 3 मेथड्स की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है परसेंटेज मेथड, सेकंड है एक्सपेंडिचर आउटले मेथड और थर्ड है पॉइंट मेथड। सबसे पहले अपन परसेंटेज मेथड की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड को सबसे पहले प्रोफेसर फ्लक्स ने इसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने परसेंटेज मेथड में ये बताया कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में जिस परसेंटेज में चेंज होता है और परसेंटेज में चेंज होने के बाद डिमांड में जिस रेशो में चेंज होगा या जिस परसेंटेज में चेंज होगा वो परसेंटेज मेथड होता है। या फिर मैं इसको ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जिस परसेंटेज में अपनी क्वांटिटी चेंज होती है उसको अपन डिवाइड करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो वो मुझे परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी मुझे मिल जाती है। डियर स्टूडेंट, इसको अपन एक फॉर्मूले के द्वारा भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला है तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। कैसे कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में जिस परसेंटेज में चेंज होता है और उस परसेंटेज में चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड में जिस परसेंटेज में चेंज होगा वो आपका परसेंटेज मेथड होगा। अब इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपका एक इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूं तो ED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी पहले अपन डिमांड की बात करेंगे। चेंज इन डिमांड यानी ये आपकी डिमांड में चेंज हो गया। अब आप क्या करोगे, डिमांड में चेंज हुआ लेकिन पहले इसकी डिमांड कितनी थी वो डिमांड मुझे यहां लिखनी है। तो इनिशियल डिमांड यानी ओरिजिनल डिमांड या प्रारंभिक डिमांड मल्टीप्लाई 100। फिर अपन बात किसकी करेंगे, परसेंटेज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस और अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब ये स्टूडेंट में इस मेथड को, इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई 100, यानी Q1 माइनस Q0 यानी चेंज इन डिमांड, यानी आपकी डिमांड में जो चेंज हुआ उसको चेंज को मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। इनिशियल डिमांड, फर्स्ट डिमांड आपकी कितनी थी वो आपकी Q0। अब बात किसकी करते हैं, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं P1 माइनस P0 अपॉन इनिशियल प्राइस P0 मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 अपन ने काट दी। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, चेंज को यानी जो चेंज हुआ उस चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं डेल्टा Q, और आपकी जो क्वांटिटी है डिमांड है वो Q0 अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस को मैं डेल्टा P से लिख सकता हूं और आपकी P0। यानी जो मैंने चेंज लिखा है उस चेंज को मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं। और आपकी ये जो फर्स्ट जो आपकी डिमांड है वो Q0 और प्राइस जो चेंज है P1 माइनस P0 इसको रिप्रेजेंट करूंगा इसमें डेल्टा P में और P0। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो गया आपका डेल्टा Q अपॉन Q0। अब आपका ये P है, P0 है, वो आपका ऊपर चला जाएगा तो P0 अपॉन आपका डेल्टा P। अब मैं क्या करूंगा, चेंज को चेंज से अपन डिवाइड करेंगे तो ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन P0 अपॉन Q0।
तो इस प्रकार से अपन परसेंटेज मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी जो स्टेप्स है वो सारी स्टेप्स आपको 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 स्टेप्स है इसकी, और आप बहुत इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, अपन सेकंड मेथड की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर आउटले मेथड। इस मेथड में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और किस रेशो में चेंज होगा, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी मुझे अगर कुल खर्चा निकालना है तो टोटल खर्चा निकालने के लिए मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और वह किस रेशो में चेंज होता है, वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। इस टोटल एक्सपेंडिचर को मार्शल ने 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। एक तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और एक इन इलास्टिक डिमांड। अपन सबसे फर्स्ट बात करते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज होगा, यानी प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। अगर आपकी प्राइस डिक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट इसको हम एक टेबल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे पास प्राइस है और डिमांड है, मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी प्राइस है, डिमांड है और टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो प्राइस 1 2 3 4 मैंने ये प्राइस ले ली है। अब आपको इसमें डिमांड लेनी है 1000, 400, 200 और 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्राइस को डिमांड से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 1000, 800, 600 और 400। अब देखो डियर स्टूडेंट्स कि प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है नहीं? अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब देखो दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया, यानी आपकी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप देखो, तो रिलेशनशिप कौन सा हुआ? नेगेटिव हो गया, इनवर्स हो गया। तो जब दो वेरिएबल में अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो उसका कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट, यानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ये मैं इसका कर्व बनाता हूं ऐसे एक्स ओ वाई, तो ये आपका ये कर्व बन गया ए और बी, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है और यहां आपकी ये प्राइस हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या कि अगर आपकी कमोडिटी की प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे मैं इसको एक टेबल के द्वारा एक्सप्लेन करता हूं। ये आपकी प्राइस है, ये डिमांड है और ये आपकी डिमांड है। जब प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर निकालता हूं 1000 और ये भी आ गया आपका 1000, यानी प्राइस आपकी इंक्रीज हो चाहे आपकी डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर में देखो कोई चेंज नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक्स ओ वाई, ये इस प्रकार से बी और सी, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, अब ये स्टूडेंट अपन बात करते हैं इन इलास्टिक डिमांड की।
इनइलास्टिक डिमांड कैसे? अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको एक टेबल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 ये आपकी प्राइस है। अब मैं इसमें डिमांड लिखता हूं 1000, 800, 700 और 600। मल्टीप्लाई करो प्राइस और डिमांड को, तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 1600 और ये 2100 और ये 2400। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। यानी दोनों वेरिएबल्स में कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। अगर दो वेरिएबल्स में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उसका कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये कर्व आपका नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ऐसे। ये लो, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपकी प्राइस हो गई। अब मैंने ये डियर स्टूडेंट्स एक अलग अलग मैंने आपको ये डायग्राम मैंने समझा है, एग्जाम में आपको ये अलग अलग नहीं बनाना है, आपको इसको कंबाइंड ही बनाना है। वो कैसे? देखो, सबसे फर्स्ट पर बात करते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी का। तो ग्रेटर देन यूनिटरी का डायग्राम एक्स ओ वाई, ये आपका ग्रेटर देन यूनिटरी का ए और बी। फिर आपका यूनिटरी ये लो सी, फिर आपका इनइलास्टिक यानी डी। तो ये हो गया ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल 1 और ये ईडी लेस देन 1। ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका प्राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बनाने के बाद आपको डायग्राम के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। इस तरीके से अपन जो सेकंड मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को भी बहुत ही इजी मेथड के द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन किया। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है? डिमांड लाइन के किसी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना या उसको ज्ञात करना पॉइंट मेथड कहलाता है। यानी डिमांड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर अपन इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, तो वो पॉइंट मेथड कहलाता है। डियर स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, यानी मांग वक्र के नीचे का भाग बटे मांग वक्र का ऊपर का भाग। यानी आपके पास सपोज करो ये आपके पास एक डिमांड लाइन है एक्स ओ वाई, ये डिमांड लाइन, ये आपके पॉइंट है ए, ये बी, ये आपका सी और ये डी और ये ई पॉइंट है। ये आपकी डिमांड और ये आपकी प्राइस। अब एग्जाम में कोई भी पॉइंट दे दे और उस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? कि एक टेबल बनानी है, ये पॉइंट है, ये आपकी प्राइस है, ये डिमांड है और ये आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। आपने ये पॉइंट लिख लिया। अब इसके बाद में आप प्राइस लिखो, तो 0 1 2 3 4। अब किसी कमोडिटी की प्राइस 0 है, फ्री में मिल रही है। अब फ्री में मिलेगी तो भैया सभी भागेंगे वहां पर लेने के लिए, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। 0 प्राइस है, कोई प्राइस नहीं है, तो उसको लोग खरीदेंगे क्या? वो तो फ्री में मिल रही है, तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इसकी डिमांड यहां पर 4 हो गई। अब प्राइस हो गई, अब प्राइस इंक्रीज हो गई, पहले तो फ्री में मिल रही थी, अब वो पैसे में मिल रही है। अब पैसे में मिलेगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे। अब देखो इसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? 3, फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड 2,
फिर प्राइस बढ़ेगी, डिमांड 1, फिर प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड 0। अब देखो यहां अगर 4 प्राइस होगी तो खरीदने वाला ही कोई नहीं, तो सही है भैया, जो पैसे में ज्यादा मिलेगी उसको कोई नहीं खरीदेगा, और फ्री में मिलेगी उसको डिमांड करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो अपन इसका पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग अपन ए पॉइंट पर इसकी इलास्टिसिटी का कैलकुलेट करते हैं। अपना फार्मूला क्या है, डिमांड कर्व का जो लोअर पार्ट है यानी नीचे का भाग, और डिमांड कर्व का ऊपर का भाग यानी अपर पार्ट। अब ये डिमांड कर्व का नीचे का भाग होता है, और प्राइस वाला जो हिस्सा होता है जो ओवाई होता है वो आपका अपर पार्ट होता है। तो डिमांड कर्व का आपका लोअर पार्ट 4 और अपर पार्ट आपका 0। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरी इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिट आ जाती है, तो ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट में इसका जो लोअर पार्ट है वो 3 और अपर पार्ट 1, यानी 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 ग्रेटर देन 1, तो यहां पर इसकी इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, ईडी ग्रेटर देन 1। अब मैं सी पॉइंट की बात करता हूं, तो ये जो पॉइंट सी पॉइंट है वो डिमांड लाइन का मिड पॉइंट होता है, यानी जो नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो ये आपका जो नीचे का भाग है वो 2 है, और आपका प्राइस वाला हिस्सा भी 2 है, तो 2 से 2 अपन डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो गया ईडी इज इक्वल टू 1। अब डी पॉइंट की बात करते हैं, तो डी पॉइंट पे आपकी जो इलास्टिसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसका लोअर पार्ट कितना है 1 और अपर पार्ट कितना है 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 यानी लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया ईडी लेस देन 1। अब लास्ट अपन बात करते हैं ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट में आपका लोअर पार्ट कितना है 0 और अपर पार्ट कितना है आपका 4। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो ये आपका हो गया 0, तो ये आपका इलास्टिसिटी क्या आ गई ई पॉइंट पर, ईडी इज इक्वल टू 0। ये तो मेथड है डियर स्टूडेंट्स जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसको अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, देखो अपन मैं बात करता हूं ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट पर आपका जो लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट आपका क्या है ई ए, यहां ए पॉइंट पर बात करते हैं, तो इसका जो लोअर पार्ट है वो है ई ए, और आपका अपर पार्ट है 0, तो इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। इसको कैसे लिखेंगे कि ए पॉइंट पर जो डिमांड लाइन के ए पॉइंट पर अपर पार्ट 0 होने के कारण ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट बात। सेकंड बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट पे अपन बात करते हैं, तो देखो ये आपका बीई यानी आपका लोअर पार्ट क्या हो गया आपका बीई, और अपर पार्ट क्या हो गया आपका ए बी। तो देखो आपका बीई जो पार्ट है वो अपर पार्ट से आपका ज्यादा है, तो यहां पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आपका सी पॉइंट मिड पॉइंट है, सी पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो सी पॉइंट तो आपका जो लोअर पार्ट है वो क्या है सीई, और आपका जो अपर पार्ट है वो है एसी, तो सीई इज इक्वल टू एसी, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी इक्वल 1। फिर फोर्थ की बात करते हैं डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट की बात करते हैं डिमांड लाइन के। अब डी पॉइंट का आपका लोअर पार्ट क्या है आपका डीई, और अपर पार्ट क्या है एई, तो आपका जो डीई पार्ट है वो कम है किससे एई से, तो यहां पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी ईडी लेस देन 1। फिर अपन बात करते हैं
लास्ट ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ई पॉइंट पर आपका जो लोअर पार्ट है वो 0 और आपका अपर पार्ट है ए ई। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, इसलिए यहां पर इलास्टिसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी मेथड है, अपन ने तीनों मेथड अपन ने पढ़े हैं और ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन इनके बारे में अपन लिख सकते हैं। अब ई पॉइंट की अपन बात करें तो ई पॉइंट में देखो आपका जो नीचे का भाग है लोअर पार्ट है वो 0 होने के कारण आपका ई पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है वो 0 होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।